अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेक्चर नंबर 23। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने कैपेसिटर्स और उससे रिलेटेड जो है ना प्रॉब्लम्स देखी थी, और कैपेसिटर्स कैसे जो है डीसी के केस में जो है बिहेव आपके पास करते हैं। तो आज के लेक्चर में हम एक स्टेप आगे मूव करेंगे और इंडक्टर्स को हम यहाँ पे देखेंगे। ये वाला मटेरियल सारा भी जो है चैप्टर नंबर 6 के अंदर से ही है। अच्छा जी, जिस तरीके से कैपेसिटर आपके पास जो है वो पैसिव एलिमेंट हैं जो कि एनर्जी स्टोर कर सकते हैं, इसी तरीके से इंडक्टर भी पैसिव एलिमेंट्स हैं जो कि एनर्जी स्टोर कर सकते हैं। लेकिन फ़र्क क्या है कि जो कैपेसिटर्स हमारे पास होते थे वो एनर्जी को स्टोर करते थे पोलराइजेशन ऑफ द डाइलेक्ट्रिक, और बेसिकली आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो है ना वो एनर्जी स्टोर कर रहे होते थे। ठीक है, जो पैरेलल प्लेट आपके पास इन कैपेसिटर्स हैं। जबकि इंडक्टर के केस में जहाँ पे इस तरीके से आपके पास जो है वाउंड वायर है, तो यहाँ पे आप क्या करते हैं कि जो कोर मटेरियल आपने एक यूज़ किया है, कोई आयरन कोर है या ठीक है इस तरीके से जो भी मटेरियल है, तो जब इसमें से एक आपके पास डीसी करंट फ्लो करता है, तो वो डीसी करंट के फ़्लो करने की वजह से जो है मैग्नेटिक फील्ड हर वायर जो है वो उसमें से प्रोड्यूस कर रही है। पर इस तरह से जब आप वाइंड करते हैं इनको, तो होता क्या है कि इन सारों की इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड आपस में जो है ना वो ओवरलैप कर जाती है, और ये इस तरीके से फील्ड लाइंस आपके पास जो है ना आ जाती है। आप समझें कि ये जैसे एक तरह का जो है मैग्नेट बन गया होता है। तो कोर मटेरियल जो है वो मैग्नेटाइज हो जाता है, और मैग्नेटाइज होने की वजह से जो है आपके पास एक मैग्नेटिक फील्ड इधर बन गई, और एनर्जी उस मैग्नेटिक फील्ड में स्टोर हो गई। तो जब आप जो है सर्किट के अंदर जो करंट फ्लो करवाने वाला एक आपके पास एक्टिव लेट से कोई आई डोंट नो एक करंट सोर्स लेट से था, नहीं वोल्टेज सोर्स था, जब आपने वोल्टेज सोर्स लगाया था तो ये आपके पास जो है ना करंट के फ्लो करने की वजह से आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में स्टोर हो गया। जब आप इसको रिमूव करते हैं और लेट से शॉर्ट सर्किट एक कर देते हैं, तो आपके पास करंट सडनली ज़ीरो के ऊपर नहीं पहुंचता। क्यों? क्योंकि अब आपके पास ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये इस वायर में करंट को इंड्यूस करती रहेगी। ठीक है, तो जब आप चार्ज इसको कर रहे हैं एक तरह का इंडक्टर को या मैग्नेटाइज कर रहे हैं इंडक्टर को, तो मैग्नेटाइजेशन के लिए करंट सप्लाई किया था, कोर मैग्नेटाइज हो गया, और बाद में डी मैग्नेटाइज होने के अंदर जो है रेजिस्ट करेगा। तो रेजिस्ट करने की वजह से इसी कोयल के अंदर करंट इंड्यूस होगा, और आपके पास वो करंट जो है यहाँ से फ्लो करता रहेगा, और कुछ टाइम के बाद जाके ही ये आपके पास जो है कम्प्लीटली स्टोर्ड एनर्जी रिलीज़ होगी। तो ये हमारे पास जो है इंडक्टर का है, और ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट पोर्शन है आपके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी के केस में, क्योंकि जितनी भी आपके पास जो है ट्रांसफार्मर्स जहाँ पे एनर्जी आप घरों के करीब लगे होते हैं, 110 लेट से जो है किलो वोल्ट से, और स्टेप डाउन मल्टीपल स्टेजेस में करते करते 220 वोल्ट तक आपके पास आ जाते हैं, तो वो तमाम जो है उसका बिहेवियर इंडक्टिव ही होता है। इसी तरह रेडियोज़ के अंदर, टीवीज़ के अंदर, रडार में, इलेक्ट्रिक मोटर्स, सारी की सारी हमारी पाकिस्तान में आप देख लें जो एनर्जी यूटिलाइज हो रही है, सबसे ज़्यादा जो है वो इंडस्ट्री यूज़ करता है, और इंडस्ट्री में जो मर्ज़ी वो काम कर रहे होंगे उसमें इलेक्ट्रिकल मोटर्स जो हैं वो इंक्लूडेड है। जहाँ पे भी हाई पावर आप एब्जॉर्ब कर रहे हैं, घरों के अंदर देख लें मोटर्स वगैरह हैं, ठीक है, पंखे वगैरह हैं, हर चीज़ के अंदर मोटर लगी हुई है, और मोटर के अंदर जो है वो इसी तरीके से कॉइल्स हैं और इंडक्टिव बिहेवियर है। तो ये इसलिए इसको समझना हमारे लिए बहुत ही अहम है। अब हमारे पास जो है कोई भी जो कंडक्टर है, एक सिंपल तार भी हो तो वो भी एक तरह से थोड़ा बहुत इंडक्टिव बिहेवियर रखती है, कि जैसे ही आप उसको अंदर से करंट फ्लो कराएंगे तो उसके इर्द गिर्द जो है ना फील्ड लाइंस आ जाएंगी, और इर्द गिर्द की हवा थोड़ा बहुत मैग्नेटाइज हो जाएगी। तो सडन चेंजेस, और उसके बाद अगर आप जो है वो करंट कम करने लगेंगे तो ये थोड़ा सा ना उस चेंज को रेजिस्ट करेगा, क्योंकि इर्द गिर्द की मैग्नेटाइजेशन जो है वो डीमैग्नेटाइज होते वक्त इसमें दोबारा से करंट जो है वो इंड्यूस करेंगी। ये सारा कुछ आपने ना फिज़िक्स के अंदर डेप्थ के अंदर देख लिया हुआ है। तो इन जनरल हमारे पास ये एक इंडक्टिव अफेक्ट होता है, ठीक है, कि जिसके अंदर है कि डीसी करंट या कोई भी करंट अगर आपके पास फ्लो कर रहा है तो उसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड इर्द गिर्द जनरेट होगी। मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने का मतलब है कोई ना कोई इर्द गिर्द के एरिया के अंदर
मैग्नेटाइज हुआ है और उसने डीमैग्नेटाइज होने के लिए रेजिस्ट करना है। तो जहाँ पे ये काम होगा आप उसको जो है एक इंडक्टर से मॉडल कर सकते हैं। तो अब इस केस में क्या होता है कि इंडक्टर के केस में आपके पास क्योंकि करंट का मैग्नेटाइजेशन के साथ रिलेशन है, तो करंट आपके पास जो है ना वो सडनली चेंज नहीं कर सकते एक इंडक्टर के अक्रॉस। करंट सडनली चेंज करने लगेंगे तो डीमैग्नेटाइज, कोर को आपने मैग्नेटाइज किया है, ठीक है, ये आपके पास कोर था, आप सडनली इसको डीमैग्नेटाइज करके ज़ीरो पे नहीं ला सकते, आपको टाइम लगेगा उसके अंदर, ठीक है। तो इसी वजह से जो है हमारे पास जो है ये इसका ओवरऑल रिलेशन आता है V इज़ इक्वल टू एल डी आई ओवर डी टी, जिसके अंदर जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट हमारे पास जो है इंडक्टर के क्रॉस वो वोल्टेज के बराबर है, ठीक है। वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ द करंट यूजिंग द पैसिव साइन कन्वेंशन। इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास जो है ये पॉजिटिव वोल्टेज है एक इंडक्टर के क्रॉस, तो इसका मतलब है डी आई ओवर डी टी आपके पास पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है कि करंट आपके पास इंक्रीज कर रहा है। और अगर आपके पास इंडक्टर के क्रॉस ये चीज़ नेगेटिव आ जाती है, इसका मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट नेगेटिव है, जिसका मतलब है कि आपके पास इंडक्टर के क्रॉस जो करंट है वो आपके पास रिड्यूस कर रहा है, ठीक है। ये टिपिकल एग्जांपल्स हैं कुछ जो इंडक्टर्स की, यहाँ पे भी है, ये फेराइट बीड्स हैं, चिप इंडक्टर है आपके पास, टोरॉइडल इंडक्टर है, ठीक है, और जो है ये सोलेनॉइड वाउंड इंडक्टर आपके पास है। तो तमाम ये जो है ना इंडक्टर्स की केसेस है। अच्छा, जो इंडक्टेंस है इसका यूनिट आपके पास जो है वो हेनरी है। तो आमतौर पे मिली और माइक्रो हेनरी तक जो है ना यूनिट ज़्यादातर यूटिलाइज होते हैं, इसकी टिपिकल रेंज इसमें होती है। तो अच्छा, जो ये इंडक्टेंस है इसको हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे? इंडक्टेंस इज द प्रॉपर्टी वेयर बाय एन इंडक्टर एग्जिबिट्स अ पोजिशन टू द चेंज ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू इट। तो सारी बात वहीं पे आ जाती है कि जी चेंज ऑफ करंट को ये अपोज करता है, और इस प्रॉपर्टी को जो है इंडक्टेंस हम कहेंगे कि कितना चेंज ऑफ करंट को अपोज करता है। तो इन व्यू ऑफ इक्वेशन 6.18 फॉर एन इंडक्टर टू हैव वोल्टेज अक्रॉस इट्स टर्मिनल्स इट्स करंट मस्ट वेरी विद टाइम, ठीक है। हैंस V इक्वल टू 0 मीन्स फॉर कांस्टेंट करंट थ्रू द इंडक्टर। तो अगर करंट इंडक्टर के अंदर से करंट कांस्टेंट है तो इसका मतलब है कि उसके क्रॉस वोल्टेज 0 होगी। यही स्लोप है बेसिकली। अच्छा जी, तो कैपेसिटेंस से अब हम इंडक्टर के ऊपर जो आए हुए हैं, यहाँ पे जब हम बिहेवियर देखेंगे कि जी हमें कैपेसिटर के केस में पता था वो हमारे पास बराबर था एप्सिलॉन ए ओवर डी के, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास ये किसके बराबर है? ये बराबर है एन स्क्वायर म्यू ए ओवर एल। यहाँ पे एन है कि जो सोलेनोइड आपने बनाया है उसमें कितनी नंबर ऑफ टर्न्स हैं। मसलन ये मैंने बना दिया एक 1 2 3 4 4 टर्न्स वाला, तो एन होगा कितनी टर्न्स हैं। एल होगा कि जी जो आपने बीच में जो सिलेंडर या वो कोर का बनाया उसकी लेंथ कितनी है, ठीक है। जितनी ज़्यादा आपके पास जो है लेंथ होगी उतनी ही कम आपके पास जो है ना इंडक्टेंस वहाँ पे आएगी, कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बहुत ही वीकली रहेगी। अगर बहुत कम लेंथ में ज़्यादा टर्न्स आपने कर दी हैं तो आपके पास जो है हाई इंडक्टेंस आ जाएगी। एरिया, ठीक है, कि ये जो आपके पास ये जो कॉयल है ये इसके अंदर जो वाउंड एरिया वो कितना है। अगर आप जो है ठीक है जी इतना बड़े एरिया के हिसाब से करते हैं तो उस केस में तार का ज़्यादा एरिया अराउंड आ रहा है, तो तार की लेंथ के अक्रॉस ही आपके पास जो है वो मैग्नेटिक फील्ड थी, तो इसलिए ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड जो है इंड्यूस होगी, इंडक्टेंस ज़्यादा है। और म्यू जो हमारे पास है जो लास्ट पैरामीटर है वो है कि जो कोर मटेरियल है उसकी क्या परमिएबिलिटी है। तो जो एप्सिलॉन था कैपेसिटर के केस में वो था परमिटिविटी, और यहाँ पे म्यू जो है ये आपके पास है परमिएबिलिटी, ठीक है। ये होगा कि कितनी आसानी से कोर मटेरियल मैग्नेटाइज या डीमैग्नेटाइज हो जाता है। अगर तो बहुत इजीली जो है
ठीक है, लार्ज वैल्यू होती है उसकी तो मैग्नेटाइज थोड़ा रिलेटिवली स्लो होता है, तो उसका मतलब है कि आपको जो है ना काफ़ी ज़्यादा जो है उसकी इंडक्टेंस है, करंट को वो इजीली चेंज नहीं होने देगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड को इजीली चेंज नहीं होने देगा। तो ये सारे पैरामीटर्स के थ्रू हमारे पास जो है ना materials with higher permeability in the core increasing the cross sectional area और reducing the length of the coil, इन सारों के थ्रू हम इंडक्टेंस को जो है बढ़ा सकते हैं। तो कैपेसिटर्स की तरह कमर्शियली जो हमारे पास इंडक्टर्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। बेशक हैं यूनिट्स जो हैं वो हेनरी के हैं, लेकिन आम तौर पे जो है कम्युनिकेशन में माइक्रो हेनरी तक रहते हैं, लेकिन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पावर सिस्टम्स में हेनरी के यूनिट तक आप पहुंच जाते होते हैं। तो बाकी इतना कोई इसके अंदर नहीं है, पैसिव साइन कन्वेंशन के हिसाब से सिंबल इसका ये है इंडक्टर का, ठीक है। और प्लस माइनस वी अगर है और आई है तो इसका मतलब है कि ये जो है एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, मैग्नेटाइज हो रहा है इंडक्टर। और अगर ये करंट ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर आ रहा है तो इसका मतलब है ये डीमैग्नेटाइज हो रहा है। ये वोल्टेज पॉजिटिव है तो इस डायरेक्शन में करंट बढ़ रहा है, ठीक है। और अगर जो है ये वोल्टेज मतलब नेगेटिव हो गई या इस डायरेक्शन में पॉजिटिव वोल्टेज है तो उस केस के अंदर जो है ये आपके पास डीमैग्नेटाइज हो रहा है। तो ये बाकी सिंबल्स भी आमतौर पे जो है यूटिलाइज करते हैं। ये वेरिएबल कोर आपके पास जो है मैग्नेटिक फील्ड का आ गया। तो हमारे पास क्या है कि जी वोल्टेज डायरेक्टली जो है डी आई ओवर डी टी के साथ हमारे पास जो है प्रोपोर्शनल है, और ये जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है ये इंडक्टेंस है। तो ये हमारे पास जो है वोल्टेज और करंट का इस हिसाब से रिलेशनशिप एक आता है जो कि नॉन लीनियर है, क्योंकि डायरेक्टली जो है करंट और वोल्टेज का आपस में इज़ नोन एज अ लीनियर इंडक्टर। अच्छा, ये तो बल्कि लीनियर है क्योंकि डी आई ओवर डी टी का वी के साथ लीनियर रिलेशनशिप है, लेकिन नॉन लीनियर जो है रिलेशन वो भी हमारे पास जो है ना अवेलेबल होते हैं। लीनियर अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो उसके केस में जैसे कि हमने पहले किया था डी आई द करंट वोल्टेज रिलेशनशिप, करंट को आपने देखना है डी आई इज़ इक्वल टू, हम सॉल्व करने लगे हैं इसका कि करंट का रिलेशन क्या आता है। डी आई इज़ इक्वल टू 1/L वी डी टी, इंटीग्रेट किया यहाँ पे करंट आ गया 1/L माइनस इन्फिनिटी से टी तक। तो ये इस तरीके से होगा, लेकिन अगर माइनस इन्फिनिटी की बजाय किसी टाइम टी ज़ीरो से आपने स्टार्ट करना है तो यहाँ पे ये वाला रिलेशन आ गया, ठीक है। वेयर आई ऑफ टी ज़ीरो इज़ द टोटल करंट, इसका मतलब क्या है कि जी किसी आपने पॉइंट के ऊपर पहले जो है वो करंट आपके पास जो है ना कांस्टेंट या कोई भी वैल्यू है वो इतना फ्लो कर रहा था, ये वैल्यू थी करंट की आई ज़ीरो ऑफ टाउ। उसके बाद आपने कोई वोल्टेज अप्लाई की है टी ज़ीरो से टी तक, तो उसके हिसाब से आप देख रहे हैं कि जनाब करंट इतना बढ़ के रुक गया क्योंकि वोल्टेज पॉजिटिव आपने यहाँ से यहाँ तक की थी। तो ये टाइम टी ज़ीरो हो जाएगा और ये वाला टाइम लेट से टी है, और इसके बीच में ये रिलेशन वैलिड है, ठीक है। आगे चलते हैं हम, पावर, इसका पावर और एनर्जी का क्या रिलेशन है। तो पावर हमारे पास वी आई के बराबर होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा एल डी आई ओवर डी टी टाइम्स आई। तो एनर्जी अगर निकालनी है तो इसके जो है पावर को इंटीग्रेट करेंगे माइनस इन्फिनिटी से टी तक, क्योंकि इसके जो वाट जो होता है ये आपके पास होता है जाउल पर सेकंड के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे इसको करते हैं, ये इससे कैंसिल हो जाता है, आई डी आई हो गया आई स्क्वेयर टी ओवर टू माइनस हाफ एल आई स्क्वेयर ऑफ इन माइनस इन्फिनिटी। इस टाइम पे माइनस इन्फिनिटी के ऊपर मतलब कि टाइम शुरू होने से पहले का ये कॉन्सेप्ट आ गया। तो उस वक्त ऑफ कोर्स इसमें कोई एनर्जी स्टोर्ड नहीं थी, तो हमारे पास एक्चुअल जो एनर्जी स्टोर्ड है वो हमारे पास हो जाती है हाफ एल आई स्क्वेयर, ठीक है। जबकि आई हमारे पास है कि एंड टाइम के ऊपर जो है ना कितना करंट उसमें स्टोर्ड है। तो ये हमारे पास जो है एनर्जी का रिलेशन आ गया, आगे प्रॉब्लम्स में हम यूज़ करेंगे। अच्छा, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इंडक्टर्स के लिए, जैसे हमने उधर देखा था
अपना कैपेसिटर्स के केस के अंदर। तो यहाँ पे हमारे पास इंडक्टर के केस में क्या होता है, इंडक्टर एक्ट्स लाइक अ शॉर्ट सर्किट टू डीसी। अगर डीसी वोल्टेज हमारे पास है, ठीक है, वोल्टेज आपने जो है कोई ना कोई अप्लाई की है, बेसिकली वोल्टेज कोई ना कोई अप्लाई नहीं होगी। अगर कोई आपके पास जो करंट है, इंडक्टर लगा हुआ है एक सर्किट के अंदर, और आपने डीसी जो है यहाँ पे अप्लाई की है 5 वोल्ट, ये 1 ओहम है, तो डीसी के ऊपर क्या होगा कि जी ये 5 वोल्ट था, 1 ओहम था, और ये आपके पास एज अ शॉर्ट सर्किट एक्ट करेगा डीसी के अंदर। तो अगर कोई करंट पूछेगा कि जी कितना करंट इधर से फ्लो करना है, तो 5/1 आपके पास 5 एम्पेयर आता है, तो आप कहेंगे कि जी इंडक्टर में से 5 एम्पेयर गुजर रहा है। जबकि कैपेसिटर के केस में हम ओपन सर्किट जो है डीसी के अंदर उसे कंसिडर करते थे। एन इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द इंडक्टर इज इट्स अपोजिशन टू द चेंज इन करंट फ्लोइंग थ्रू इट। तो अब जो है करंट जो है उसको इंस्टेंटेनियसली जो है एक इंडक्टर अपने अक्रॉस जो है, जो थ्रू करंट मूव कर रहा है उसके उसको चेंज नहीं होने देता। मतलब कि करंट इस तरीके से तो चेंज हो सकता है, लेकिन इस तरह की चेंज जो है इंडक्टर के अक्रॉस वो पॉसिबल नहीं है, ये वाली चेंज पॉसिबल है। और इसका रिलेशन वही V इज़ इक्वल टू एल डी आई ओवर डी टी से आ जाता है कि अगर इंस्टेंटेनियस चेंज होगा तो ये जो डी आई ओवर डी टी है इसकी वैल्यू इन्फिनिटी आ जाएगी। तो इन्फिनिट आपके पास वोल्टेज जो है चाहिए इंस्टेंटेनियसली करंट को चेंज करने के लिए। इसके अलावा हमारे पास क्या है, लाइक द आइडियल कैपेसिटर द आइडियल इंडक्टर डज नॉट डिसिपेट एनर्जी। आइडियल इंडक्टर जो है वो एनर्जी डिसिपेट नहीं करता, वो स्टोर करता है, ठीक है, और बाद में दूसरे टाइम के ऊपर जो है वो रिटर्न कर देगा सर्किट को। अच्छा, अब प्रैक्टिकल नॉन आइडियल इंडक्टर हैज़ अ सिग्निफिकेंट रेजिस्टिव। अब आइडियली तो इस तरह से था, लेकिन प्रैक्टिकली हमारे पास एक इंडक्टर के अंदर जो वायर्स लगी हैं, जिनको आपने जो है वायर जिसको इस तरीके से घुमा के आपने बनाया है, तो ये वायर को अगर देखें तो जिस भी मटेरियल की बनी है इस वायर की कोई ना कोई रेजिस्टेंस है, ठीक है, और वो वायर की थिकनेस और बाकी एस्पेक्ट्स को देखते हुए जो इसकी रेजिस्टेंस होगी वो भी आपके साथ मॉडल में सीरीज़ में आनी चाहिए। ये आइडियल मतलब कि अगर इंडक्टर वाला था ये आ गया। और हमारे पास क्या होता है कि अब बेसिकली अगर कोई भी दो पॉइंट्स हैं, ठीक है, द नॉन आइडियल हैज़ अ वाइंडिंग कैपेसिटेंस ड्यू टू द कैपेसिटिव कपलिंग ऑफ द कंडक्टिंग कॉइल्स। तो अब आपके पास क्या होता है कि जी कॉयल के अंदर ना इस तरीके से वाइंड आपने किया हुआ है, इसमें से दो वाइंडिंग्स को देखें ना, तो मतलब कि ये इस तरह से करके जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन है कि ये जो दो आपके पास कंडक्टिंग वायर्स के हिस्से हैं जिनके दरमियान में रेजिस्टेंस की वजह से थोड़ा सा वोल्टेज का डिफरेंस होता है, तो वो थोड़ा सा जो वोल्टेज का आपके पास डिफरेंस है उसकी वजह से जो है आपके पास, और ये पैरेलल में जो है वायर का हिस्सा आ रहा है, और बीच में जो हवा है इसके दरमियान में होगी या कोई ना कोई इंसुलेशन का मटेरियल होगा ना, उसके अक्रॉस जो है एक तरह का पैरासिटिक कैपेसिटर बनता है, जो कि ओवरऑल जो है हर कोयल के हिस्से के दरमियान में जो है ना वो आपके पास ऐड होता रहता है। ये बड़ा एक आगे जाके आप देखेंगे पैरासिटिक्स को किस तरीके से हैंडल करते हैं और मॉडल करते हैं। पर ओवरऑल क्या होगा कि आपके पास थोड़ी बहुत ये कैपेसिटेंस भी होगी जो कि बहुत हाई फ्रीक्वेंसी के ऊपर एक्टिव आपके पास हो जाएगी। लेकिन बुक में जो हमने अभी स्टार्ट में जो आपने इंडक्टर यूज़ करने हैं उनको हम आइडियल कंसिडर करेंगे, और ताकि जो है ना ये इस तरह के कॉम्प्लेक्सिटीज़ में नहीं हमने पढ़ना। और आमतौर पे ये जो वैसे भी जो वाइंडिंग रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू जो है बहुत ही कम होती है आपके पास, तो इसको प्रैक्टिकली इग्नोर ही किया जा सकता है। और अगर जो है ये रेजिस्टेंस आपके पास नहीं होगी तो वोल्टेज डीसी के केस में जो है आपके पास नहीं आएगी, डिफरेंस नहीं आएगा वोल्टेज का, और अगर वोल्टेज का डिफरेंस नहीं आता तो फिर ये कैपेसिटिव इफेक्ट भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ठीक है, ये आप लोगों ने चीज़ें अच्छी तरह पहले भी पढ़ी हुई हैं। अब हम आते हैं मेन प्रॉब्लम्स के ऊपर। तो प्रॉब्लम्स में अब सबसे पहले क्या है कि जी एक 5 हेनरी का इंडक्टर हमारे पास है, इफ़ द वोल्टेज अक्रॉस इट इज़, वोल्टेज का ये रिलेशन है, और हमसे पूछा गया है फाइंड द एनर्जी स्टोर्ड एट टी इक्वल टू 5, ठीक है, अज्यूम आई ऑफ वी
ग्रेटर देन 0। अच्छा जी, तो हमसे क्या चीज़ पूछी गई है? हमसे पूछा गया है कि ये रिलेशन है, पहले टाइम के ऊपर जो है ज़ीरो था, तो हमने करंट का रिलेशन लगाना है टाइम IUV। चलें ये मैं देख लेता हूँ, ये क्या अजीब सी इस केस के ऊपर, ठीक है, एनर्जी स्टोर निकालनी है इस। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम करंट निकालेंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो करंट आता है, ये इन्होंने ना गलत थोड़ा सा एक लिख दिया है मेरे हिसाब से। ये बनता है आई ऑफ टी इक्वल टू ज़ीरो इज़ इक्वल टू ज़ीरो, कि ज़ीरो टाइम के ऊपर कोई भी करंट अगर स्टोर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने इसी तरीके से एज्यूम करके किया है। ये थोड़ा सा ना इधर डिफ़ाइन करने में बुक वालों ने मसला कर दिया। खैर, आई हमारे पास क्या आता है जनाब, 1/L टी ज़ीरो से आपके पास, जैसे यहाँ पे लिखा है, बल्कि मैं रिपीट नहीं करता, क्विकली मूव करता हूँ, वी ऑफ टी डी टी प्लस आई ऑफ टी ज़ीरो, ठीक है। आई ऑफ टी ज़ीरो इधर के हिसाब से ज़ीरो हो गया आपके पास, तो वी ऑफ टी की जगह रिलेशन पुट कर दिया आपने 30t²। तो अब क्योंकि टाइम से पहले जो है ज़ीरो था, कांस्टेंट था, तो आपने जो है ना इसको ज़ीरो से लेके टी तक ही इंटीग्रेट करेंगे। ये हमारे पास आ जाता है जनाब 2 का 3 हो गया, 5 को 30 को 5 से 6 किया था इन्होंने, t³/3 हो गया, और 0 से t तक। हाँ, तो हमारे पास रिलेशन आ गया 2t³ एम्पेयर। तो पावर जब निकालनी है P इज़ इक्वल टू VI, तो V हमारे पास था 30t², और करंट हमारे पास था 2t³, तो ये मल्टीप्लाई करके 60t⁵ हो गया। अच्छा जी, इस देन तो फिर हम स्टोर्ड एनर्जी निकालते हैं 0 से 5 सेकंड तक इस रिलेशन की, ठीक है। ये इंडिविजुअल वैल्यूज़ निकाल के मल्टीप्लाई नहीं कर देना उस टाइम के ऊपर। ऐसे नहीं आपने करना कि आपने कहना है कि जी वी ऑफ 5 सेकंड्स क्या आता है, वो आपके पास आ जाएगा 5 सेकंड्स के ऊपर 30 × 25, 30 × 25। और दूसरे केस में आई आपके पास क्या आता है, आई ऑफ 5 सेकंड्स आप निकालते हैं तो वो आ जाएगा 2 × 125, 2 × 125। इन दो को मल्टीप्लाई नहीं करना, बल्कि आपने हर पॉइंट पे इनको मल्टीप्लाई करके वहाँ से सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये 60t⁵ आ गया, इसको इंटीग्रेट किया 0 से 5 तक, ये आ गया जी t⁶6/6, तो 10 10t⁶6, 5 इधर प्लेस किया तो आपके पास आंसर आ गया 156.25 किलो जाउल, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ना, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा एनर्जी है। दूसरा जो तरीका इन्होंने कहा है वी और आई को उस तरीके से मल्टीप्लाई करने के की बजाय, जो हमारे पास सिंपल रिलेशन है ½ LI², ठीक है। तो ½ LI² हमारे पास जो है वो क्या होगा कि जी आई की वैल्यू हम निकालेंगे 5 के ऊपर, टाइम के ऊपर, -½ LI ज़ीरो के ऊपर। ज़ीरो के ऊपर कोई भी करंट स्टोर नहीं था, तो ये ½ LI² आपके पास हो गया। तो आई का रिलेशन हमारे पास आया था ये, तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे W इज़ इक्वल टू ½ LI², 2t³ था, तो ये हो जाएगा 4t⁶, ठीक है। और इसमें टाइम हमने t प्लेस क्या करना है, t हमने प्लेस करना है 5। तो 5 सेकंड तक अगर इस तरह का वोल्टेज आप इंडक्टर के क्रॉस देंगे ना, तो 156.25 किलो जॉल एनर्जी आपको सप्लाई करनी होगी। तो ये काफ़ी ज़्यादा, मतलब कि एक तरह से एनर्जी है आपके पास। सेकंड, द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ अ 2 हेनरी इज़, अच्छा जी, L की वैल्यू हो गई हमारे पास 2 हेनरी, और V हमारे पास हो गया 10 1 - t वोल्ट, ठीक है। फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू
it at t is equal to 4 and the energy stored in it at t equal to 4. अच्छा जी, अब यहाँ पे क्या है कि जी आई ऑफ ज़ीरो आपके पास गिवन है 2 एम्पेयर और वोल्टेज का ये रिलेशन है, तो हमने अब क्या करना है, इसको सॉल्व करना है फिर। तो आई ऑफ टी हमारे पास होगा 1/L और यहाँ पे हम इसको कर सकते हैं जनाब 0 से टी तक। v की जगह v का रिलेशन प्लेस कर दिया, 10 इंटू 1 माइनस टी टाउ, एक डमी वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर दिया d ऑफ टाउ, प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा कि जी आई ऑफ ज़ीरो पे क्या करंट था। तो आई ऑफ ज़ीरो के ऊपर जो करंट था वो था, जो भी है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो इसको हम फर्दर और आगे सॉल्व करते हैं। तो जी ये हो जाएगा 1/L, इसके अंदर जो है हम t की, इसको आगे सॉल्व करते हैं, 10 बाहर ले लेते हैं, तो 1 का जो है हमारे पास आ गया टाउ, ठीक है, माइनस टाउ स्क्वायर ओवर 2, 0 से t तक, प्लस 2 एम्पेयर। तो इसको आगे भी सॉल्व करेंगे, ज़ीरो के केस में ज़ीरो आ जाएगा, तो ये बन जाता है 10 t माइनस टी स्क्वायर ओवर 2 डिवाइडेड बाय L प्लस 2 एम्पेयर। और टाइम क्या कहा था इसने जनाब, 4 सेकेंड। तो अब ये दोबारा हमें करना पड़ेगा, हेनरी है 2, 10 ओवर, यहीं पे मैं सॉल्व कर देता हूँ ताकि ना, 10 और 2 हेनरी था, तो 10/2 हमारे पास तो आ गया 5। उसके बाद t की जगह हमने 4 पुट करना था, तो ये पहली टर्म आ गई हमारे पास 4, और ये था t स्क्वायर बाय 2, मतलब 4 का स्क्वायर हो गया 16/2, हमारे पास कितना आ गया 8, ठीक है। तो ये अब 4 माइनस 2 हमारे पास, 4 माइनस 8 हमारे पास होता है -4 टाइम्स 4 हो गया -20 प्लस 2 इज़ इक्वल टू -18, ठीक है। तो -18 एम्पेयर का जो है ना हमारे पास यहाँ पे आ गया। अच्छा, अब आगे आता है कि जी एनर्जी कितनी स्टोर हुई थी। तो एनर्जी स्टोर के लिए हमारे पास रिलेशन है हाफ Li², ठीक है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि जी हम ये इस तरीके से निकाल रहे हैं, तो क्या हमें कोई और टाइम का इंस्टेंट या उन चीज़ों को भी देखना चाहिए कि आई ऑफ ज़ीरो कितनी एनर्जी स्टोर्ड थी। हमसे जो पूछा गया है, फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू दिस एंड द एनर्जी स्टोर्ड इन इट एट t इक्वल टू 4 सेकेंड्स। हमें ये नहीं कहा कि इस 0 से 4 सेकेंड के बीच में कितनी एनर्जी आई है। तो टोटल हमने निकालनी है, तो उसके अंदर हम जो है बस निकाल लेंगे कि हमारे पास 4 सेकेंड्स के ऊपर जो करंट है उसकी बेस के ऊपर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा जनाब, हाफ इंटू 2, यहाँ से कैंसिल हो गए, और आई का स्क्वायर, ठीक है। तो आई हमारे पास है 18, तो 18 का स्क्वायर, वी मस्ट सी, कैलकुलेटर वाला फंक्शन जो है वो अब रुक गया हुआ है। 20 400 होता है, 400 में से कुछ निकाल के ये एक सेकेंड में सॉल्व करता हूँ इसको। अच्छा, तो यहाँ पे जो है वो खाली इस टाइम ड्यूरेशन के बीच में जो स्टोर्ड है एनर्जी उसका हिसाब किया गया, तो हमें इसमें से माइनस करना है हाफ L आई ऑफ ज़ीरो का स्क्वायर भी। तो ये पहले केस में हमारे पास 18 का स्क्वायर आता है
18 का स्क्वायर आता है 324, माइनस जो ये पहले से स्टोर्ड एनर्जी थी वो थी हाफ एल टू, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, तो टोटल एनर्जी जो इस टाइम के अंदर जो है स्टोर की करवाई गई है वो है आपके पास 320 जूल। तो ये हमारे पास इस तरीके से जो है आंसर आ गया इस केस में। आगे हमारे पास अब दोबारा सर्किट्स आ गए हैं और ये सर्किट भी ऐसा आया है जिसके अंदर इंडक्टर कैपेसिटर दोनों लगे हुए हैं और हमसे पूछा क्या गया है कि जी आप निकालें इसके अंदर करंट आई, वीसी, ये करंट निकालना है, वीसी निकालना है और ये आईएल निकालना है, और दूसरा पार्ट हम बाद में आगे देख लेते हैं। तो अब इनको निकालने के लिए हम डीसी के केस में हमें पता है कैपेसिटर ओपन सर्किट होता है, इंडक्टर शॉर्ट सर्किट होता है। तो ये जो अब सर्किट की कॉन्फ़िगरेशन बन गई है इसके अंदर हम सॉल्व करके निकालेंगे। तो हमें पता चलता है कि जी जो करंट हमारे पास है 12 वोल्ट है, 6 पे डिवाइड किया तो 2 एम्पेयर आ गया। ठीक है, यहाँ से तो कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा, तो 2 एम्पेयर हमारे पास ये आ गया। आई एल जो है वो भी हमारे पास जो है वो 2 एम्पेयर के बराबर है, और जो हमारे पास है वीसी का पूछा है इन्होंने, तो वो हमें वोल्टेज डिवाइडर, चलें बल्कि वोल्टेज डिवाइडर क्यों निकालना है, करंट हमें पता है कि 2 एम्पेयर फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो इसको हम ज़रा ग्राउंड कंसिडर करते हुए 2 एम्पेयर करंट फ्लो कर रहा है, इसमें से गुजरेगा तो वीसी हमारे पास 10 वोल्ट आ जाएगा। द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर एंड द इंडक्टर। तो अब उन्होंने फिर कहा है कि जी कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर हुई है और इंडक्टर में कितनी हुई है। तो क्योंकि आई ऑफ ज़ीरो के ऊपर कोई इधर गिवन नहीं है हम, और डीसी कंडीशन है, तो हमेशा से ही इतना करंट और वोल्टेज आपके पास अवेलेबल थी, तो इंडक्टर के क्रॉस हो जाएगा हाफ, ये 2, हाफ एल, इसको मैं लिख देता हूँ एल, हाफ एल आई स्क्वायर, आई कितना था 2, उसका स्क्वायर किया 4, तो ये आ गया आपके पास 4 जूल। और कैपेसिटर के क्रॉस देखते हैं हम कि कितना आता है, तो कैपेसिटर के क्रॉस था 10 वोल्ट और रिलेशन है हाफ सी वी स्क्वायर, तो सी है 1, वी का स्क्वायर हमने किया तो वो हमारे पास हो गया जनाब 100, तो 100 को 2 पे डिवाइड किया तो 50 जूल हमारे पास कैपेसिटर के क्रॉस जो है स्टोर्ड है। इसके बाद हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल के केस में दोबारा हमसे वीसी, आईएल वगैरह का पूछा गया, तो इसमें हम क्या करेंगे जी, इसको शॉर्ट सर्किट कंसिडर करेंगे और इसको ओपन सर्किट। तो इस केस में हमारे पास क्या करंट फ्लो कर रहा होगा, करंट 10 एम्पेयर है, इन दो के अंदर से आ रहा है। आई एल जो है वो इस जगह से करंट है, ठीक है, मतलब आई एल ये वाला करंट है जो इधर से फ्लो कर रहा होगा, क्योंकि बाकी कुछ कनेक्टेड नहीं है उस हिसाब से। तो इसको निकालने के लिए हम लगाएंगे बेसिकली करंट डिवाइडर का रिलेशन। तो इसमें से निकाल रहे हैं 6/2 + 6 टाइम्स 10, तो ये क्या आ जाता है, ये हमारे पास आ जाता है 2 टाइम्स 2 + 6 है, अच्छा, तो ये नीचे वाला हो गया 8 हो गया। ये बन जाता है 3/4, 4 को इस 2 इधर रह गया, इधर रह गया 5, 5 3 15/2, 7.5 एम्पेयर, जो कि ये वाला है। ठीक है, तो आपके पास जो है 7.5 एम्पेयर का करंट आ गया, और उसके बाद जब वोल्टेज देखनी है तो ये करंट 2 एम्पेयर में से 2 ओम में से गुजर रहा है, तो वी सी इज़ इक्वल टू 2 टाइम्स 7.5 इज़ इक्वल टू 15 वोल्ट। ठीक है, ये वाली चीज़ें आ गई यहाँ पे मेंशन है। उसके बाद दोनों के क्रॉस स्टोर्ड एनर्जी पूछी है, तो हाफ सी की वैल्यू है 4,
वी स्क्वायर की वैल्यू ये 225 बन जाता है। 225 इंटू 450 जूल आ गया। कैपेसिटर के क्रॉस ये 6 हेनरी है, हाफ एल की वैल्यू 6 है और करंट जो है तो 7.5 का स्क्वायर। ये एग्जैक्ट वैल्यूज 7.5 का स्क्वायर करके ऐसे लिख देता हूँ। सॉल्व करेंगे आप तो आपके पास ये वाला आ जाएगा। तो ये इतने कोई डिफ़िकल्ट उस लिहाज से प्रॉब्लम्स हैं नहीं, ये जैसे पहले था आपको मेन रिलेशंस आने चाहिए तो आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हम कहाँ आते हैं, अब हमने देखने के जी अगर हमारे पास एक सर्किट है जहाँ पे मल्टीपल इंडक्टर सीरीज़ में लगे हैं तो उस केस में क्या हमारे पास बिहेवियर होगा। टोटल वोल्टेज को जब हम देखेंगे तो केवीएल तो यहाँ पे भी अप्लाई होता है। तो केवीएल को अप्लाई करते वक्त V इज इक्वल टू V1 V2 सो ऑन टू Vn हर एक की जगह रिलेशन लिखते हैं। ये है तो V1 इज इक्वल टू L1 di/dt, पर क्योंकि एक ही करंट फ्लो कर रहा है तो यहाँ पे V2 इज इक्वल टू L2 di/dt। तो इस तरह करके ये वाली टर्म्स जो है ना आपके पास कॉमन आ रही हैं और ये L1 L2 सेपरेट है, तो इसको di/dt को कॉमन कर लें तो ये रिलेशन आ गया। और इसमें ये जो सम है इसको आप कह सकते हैं कि ये इक्विवेलेंस इंडक्टेंस है। तो द इक्विवेलेंट इंडक्टेंस ऑफ अ सीरीज कनेक्टेड इंडक्टर्स इज़ द सम ऑफ द इंडिविजुअल इंडक्टेंस। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे कि रेजिस्टर्स के केस में आपके पास होता था। और पैरेलल के केस में फिर अगर हम देखते हैं तो हमें पता चलता है जी KCL लगेगा तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 सो ऑन टू IN। तो हर एक के क्रॉस जो करंट है लेट से I1 निकालना है तो वो होगा 1/L1 T0 से T तक V ऑफ टाउ कह देते हैं डी टाउ, यहाँ पे टी ही के साथ कर लिया, टाउ डमी वेरिएबल यूज़ कर लेते ज़्यादा बेहतर था, प्लस I1 ऑफ T0। तो हर एक के साथ इसी तरीके से तमाम ये करंट्स की वैल्यू इस रिलेशन में आप डालते हैं तो ये वाला रिलेशन आ जाता है। ठीक है, सॉरी खाली यहाँ तक का था। तो इस रिलेशन को हम जब है आगे इसमें से हम देखते हैं कि जी वोल्टेज क्योंकि सबके क्रॉस एक ही है तो ये वाली जो टर्म है ये सारों के क्रॉस बराबर आ रही है। इस टर्म को कॉमन ले लेते हैं और जो इनिशियल कंडीशंस हैं वो तो हर एक ही सेपरेट रह जाएंगी। तो ये सारा पोर्शन इनिशियल कंडीशंस का है और ये वाला पोर्शन जो है ये आपके पास हो गया वोल्टेज का। तो ये जो सब कुछ है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं जैसे एक इक्विवेलेंट इंडक्टेंस ऑफ वोल्टेज हो और इस सारे हिस्से के जो सम है इनिशियल कंडीशंस का जो सम है वो आपके पास जो है इक्विवेलेंट सर्किट के अंदर जो है इनिशियल कंडीशन के बराबर आ जाए। तो हम इसको लिख सकते हैं 1/L इक्विवेलेंट T0 से T V ऑफ dt प्लस I ऑफ T0 जो कि ओवरऑल इक्विवेलेंट के केस में होगा। तो इसका मतलब है कि पैरेलल में जब आप इंडक्टर्स को लगाते हैं तो ये ऐसे ही हैं जैसे कि पैरेलल में रेजिस्टर्स को लगाते हैं। तो उसी तरीके से आपने इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे वही चीज़ लिखी हुई है। तो इस तरह आप इक्विवेलेंट जो है इंडक्टेंस तक पहुँच जाते हैं। ओवरऑल जब हम अब तीनों किस्म के एलिमेंट्स को कंपेयर करते हैं रेजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर को, तो VI रिलेशन हमें जो है हर एक का पता है, V इज़ इक्वल टू IR। ठीक है, V इज़ इक्वल टू 1/C इस तरह करके जो है वोल्टेज के केस में, और V इज़ इक्वल टू LdI/dt। करंट वोल्टेज रिलेशन पहले करंट लिखें और फिर वोल्टेज निकालना हो तो वो ये रिलेशन आ गए। पावर लिखें I²R या V²R, इधर हो गया हाफ CV²। पावर या एनर्जी, इस केस में एनर्जी का क्योंकि कर रहे हैं क्योंकि स्टोर्ड है यहाँ पे डिसिपेट हो रही है। तो डिसिपेशन के केस में तो चलो समझ आती है, जब स्टोर हो रही है तो डिसिपेशन लिखने वाला जो है ना वो कॉन्सेप्ट बनता नहीं है, इसलिए यहाँ पे स्टोर्ड एनर्जी बताइए। सीरीज़ में कैसे करना है, पैरेलल में कैसे करना है, डीसी के अंदर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ओपन सर्किट है और ये एलिमेंट शॉर्ट सर्किट है। सर्किट वेरिएबल डेट कैनॉट चेंज एब्रप्टली, रजिस्टर में जो मर्जी चीज़ चेंज कर लें, कैपेसिटर में वोल्टेज को सडनली चेंज नहीं करना और इंडक्टर में करंट को सडनली चेंज नहीं करना। तो ये एक तरह की ना समरी हमारे पास होगी इन एलिमेंट्स की। आगे हम इसको सॉल्व करते हैं।
equivalent inductance of the circuit shown in figure 6.31. यहाँ पे सिंपली इसी तरीके से चलेंगे 20 और 10 30 प्लस 12 42 आई एम करेक्ट 30 42 हेनरी यहाँ से नज़र आ रहा है, उसको 7 के साथ पैरेलल में कर लेंगे। ठीक है, तो वो पैरेलल में करने के बाद 6 हेनरी रह गया और 8 6 और 4 ये सारा मिला के 18 हेनरी हमारे पास जो है वो आंसर आ गया। इसी तरीके से दूसरा केस है, कैलकुलेटर वाली फंक्शनैलिटी मेरे पास अवेलेबल नहीं है तो मैं क्विकली वैसे सॉल्व करने की करूँगा। इधर से देखते हैं तो ये हो गया 60 30 के साथ जब आपके पास लगता है तो ये हो जाएगा 20 और 100 के साथ आपके पास हो गया 120। ठीक है, 120 और 40 के साथ हमारे पास मेरे ख्याल में आ जाएगा 30। आई एम नॉट श्योर, हाँ 30 आएगा, 30 आ गया। 30 के बाद 20 को ऐड किया तो यहाँ से देखने पे आपके पास 50 आ गया। ये 50 और 50 को 50 के साथ करेंगे तो ये 25 आ गया, जो कि रिज़ल्ट ठीक है। तो ये आपने इसी तरह से सॉल्व कर दिया। ऑफ कोर्स आपने जब करना होगा बीच में कुछ स्टेप्स लिखने होंगे, मैं तो टाइम को जो है बचाने के लिए इस तरीके से कर रहा हूँ। अच्छा जी, अब हमारे पास एक ज़रा आया सर्किट प्रॉब्लम, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड सी। तो ये एक जो है ना पूरा पोर्शन हमारे पास अवेलेबल है और इसके अंदर क्या हो रहा है कि हमें कहा जा रहा है कि आप इसको करंट की वैल्यू ये है, ठीक है, मिली एम्पेयर। I0 जो है हमारे पास -1 मिली एम्पेयर है। फाइंड I1 V और ये सारी जो टर्म्स हैं इनको निकालना है हमने। अच्छा जी, हमने करंट निकालना है, इनिशियल कंडीशन I1 के क्रॉस वोल्टेज निकालनी है, V1 निकालना है, V2 निकालना है, I1 और I2 निकालना है। तो ये अच्छी खासी चीज़ें यहाँ पे आ गई हमारे पास। ठीक है, हमें जो इनिशियल कंडीशंस में I2 ऑफ 0 की वैल्यू पता है, तो ये कॉम्प्लेक्स, इसको स्टेप बाय स्टेप हम देखते हैं जी। I यहाँ पर है, तमाम वैल्यूज़ देख लें कहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। गिवन क्या चीज़ है, हमें जो चीज़ गिवन है वो है टोटल इधर से करंट क्या फ़्लो कर रहा है। ठीक है, तो टोटल करंट इधर से क्या फ़्लो कर रहा है और I2 ऑफ 0 हमें जो है ना गिवन है। तो करंट अगर I ऑफ t हमारे पास जो है वो बराबर है 4 टू माइनस E2 माइनस 10 t, तो इस केस में जब हम I ऑफ 0 ओवरऑल करंट ऑफ 0 को निकालते हैं, I ऑफ 0 को अगर हम निकालते हैं तो वो हमारे पास इधर t की जगह 0 प्लेस करेंगे, तो E2 पावर 0 जो है वो 1 होता है, 2 माइनस 1 1 हो गया। तो हमारे पास जो है ना 4, इसको मैं वेरीफाई कर लूँ, 2 माइनस 1, तो ये हमारे पास जो है 4 मिली एम्पेयर आ गया। ठीक है, तो 4 मिली एम्पेयर हमारे पास जो है ना टोटल यहाँ पे आ गया। अब ये हमारे पास इनिशियल कंडीशन में जो KCL है वो हर टाइम इंस्टेंट पे लग सकता है। तो 0 टाइम के ऊपर जो ये करंट आ रहा है ये है 4 मिली, और हमारे जो है I2 जो यहाँ से 0 टाइम के ऊपर करंट फ्लो कर रहा है वो है -1 मिली एम्पेयर, मतलब कि 1 मिली एम्पेयर ऊपर को जा रहा है। तो ये इधर से आ रहा है, ये ऊपर से आ रहा है। I1 क्या होगा, 4 माइनस -1 आपके पास 5 मिली। ये KCL बेसिकली आप लगा के उस तरह भी कर लेते हैं, मैं अब ज़रा इंट्यूशन की बेस पे कर रहा हूँ। तो ये वाली चीज़ आपने फाइंड कर ली। ये इनिशियल कंडीशंस इंपॉर्टेंट है ताकि आगे आप जाके जो है ना इसको सॉल्व कर सकें। ये चीज़ हमने निकाल ली। उसके बाद हमारे पास क्या आया, उसके बाद चीज़ आती है कि जनाब V ऑफ t क्या है, वोल्टेज। V ऑफ t निकालने के लिए हमें यहाँ पर से इक्विवेलेंट इंडक्टेंस देखनी होगी। 4 12 3 बन जाता है और ये 5, तो L इक्विवेलेंट यहाँ पे आ गया जी 5 हेनरी है यहाँ पे से देखने पे। तो
5 हेनरी के साथ हम जो है V इज इक्वल टू L इक्विवेलेंट di/dt। तो L इक्विवेलेंट है 5 हेनरी, di हमने इसका डेरिवेटिव लेना था 4 है, ये टर्म ज़ीरो हो जाएगी। -10 का डेरिवेटिव -e⁻−10 का डेरिवेटिव हो जाएगा 10e⁻10t टाइम्स 4 टाइम्स 10e⁻10t। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा जो कि बन जाएगा 200e⁻10t। और क्योंकि करंट का यूनिट मिली एम्पेयर था तो यहाँ पे मिली ही चल रहा था, तो ये भी एंड पे मिली वोल्ट के बराबर आ गया। तो ये आपने ओवरऑल वोल्टेज निकाल ली। अब जब ये ओवरऑल वोल्टेज आपने निकाल ली है तो आगे हमसे चीज़ पूछी गई है कि जी ये V1 और V2 किसके बराबर होगा। तो अब हम इसको इस तरीके से निकाल सकते हैं कि यहाँ से करंट आपको खाली इसके क्रॉस पता था क्या फ़्लो कर रहा है, ठीक है। तो अब L इक्विवेलेंट के साथ सॉल्व किया था तो टोटल के क्रॉस आपने निकाला था, पर अगर ये खाली V1 निकालना है तो V1 के लिए आप क्या करेंगे, L इक्विवेलेंट की बजाय 2 प्लेस करेंगे, बाकी सब कुछ उसी तरह से होगा। तो 5 से मल्टीप्लाई करने की बजाय जो है ना ये पूरे इस टर्म को, तो अगर हम 2 से करेंगे यहाँ पे तो ये आ जाएगा 80e⁻10t मिली वोल्ट। ठीक है, इसका आ गया। और फिर जब V2 आपने निकालना है तो KVL यहाँ पे अप्लाई हो सकता है। V2 ऑफ t इज इक्वल टू V ऑफ t माइनस V1 ऑफ t। तो ये क्या आता है जी, टोटल था 200 था और माइनस इसमें से आप कर देंगे जी 80 को, और ये दोनों में एक कॉमन ही टर्म थी e⁻10t मिली वोल्ट। ये सब्ट्रैक्ट किया 120 आ गया, यहाँ पे आंसर है। उसके बाद जनाब करंट हमसे पूछा गया है I1 और I2 को। तो अब जो I1 निकालना है, ये बाकी सारा कुछ यहाँ पे हम साइड पे कर देते हैं। आपने I1 निकालना है तो I1 का रिलेशन आपके पास आएगा। अब डायरेक्ट तो हमें नहीं पता यहाँ पर से ना कि किस तरीके से ये चीज़ें सारी चलनी है। इनिशियल कंडीशंस हमें पता है कि हर एक की जो है ना वो अलग-अलग है। 4 मिली एम्पेयर इसकी थी, I1 की 5 है और I2 की -1 मिली एम्पेयर है, ठीक है। तो अब जब यहाँ से आगे का हमने निकालना है तो हम क्या करेंगे, वोल्टेज हमें पता है, I1 निकालना है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि जी हेनरी 1/4 हेनरी टाइम 0 से लेके पूरी वोल्टेज जेनेरिक निकालनी है, 0 से लेके हम टाइम t तक करेंगे। और रिलेशन अंदर जो है हम प्लेस कर देंगे वोल्टेज का। वोल्टेज इसके क्रॉस क्या थी, V1 के क्रॉस 80 e⁻10 टाउ d ऑफ टाउ प्लस जो इनिशियल कंडीशन थी 1 के अक्रॉस वो है 5 मिली एम्पेयर। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद हमें जनाब कि ये 10 था, 10 से डिवाइड किया, तो 10 से डिवाइड करके ये हमारे पास क्या चीज़ रह जाती है, 8/4। तो 2 की टर्म यहाँ पे आ जाएगी। I1 का था, अच्छा नहीं, I1 के क्रॉस V2 है, सॉरी दोनों के क्रॉस ही V2 है। तो I1 के क्रॉस V2 है, V2 की वैल्यू थी 120।
ठीक है, 120 था, 120 डिवाइडेड बाय 4 हमारे पास हो जाता है 30, बल्कि इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ 120 डिवाइडेड बाय 4, तो ये हमारे पास आ जाता है 30, लेकिन यहाँ से जब ये डिवाइड होगा तो ये रह जाएगा 3, और -10 से डिवाइड करके हमारे पास ये आ जाएगा जी, माइनस का साइन भी इधर आ जाएगा, -e⁻10 टाउ आ जाता है, और टाउ के साथ इधर से हम लिख देते हैं कि जी इसको 0 से t तक करना है +5, ये माइनस का साइन इधर नहीं भूलना, माइनस का साइन हो गया, जहाँ पे भी ये शो किया गया उसके t की जगह तो डायरेक्ट t आ जाएगा, और 0 की जगह ये आपके पास 3 रह जाएगा, +3 आपके पास हो गया ये 8, तो 8 - 3 e⁻10t मिली एम्पेयर, ये हमारे पास इस केस में आ जाता है। सेकंड केस में वोल्टेज वही है, तो 120 को ही आपने इंटीग्रेट करना है, इसी वाली वोल्टेज को। फ़र्क क्या होगा बस इंडक्टेंस का, कि यहाँ पे अब ये 12 हो जाएगा। i2 के केस में ये वाली चीज़ आपके पास 12 हो जाएगी, तो 10/10 आपके पास हो के ये वाली चीज़ आ जाएगी -1 -e2, बाकी ये इसी तरह चलेगा, लेकिन जो इनिशियल कंडीशन थी वो भी आपके पास चेंज हो गई है, और इस केस में i2 के केस में थी -1, तो ये प्लस की बजाय -1, प्लस की बजाय -1, इसको आप सॉल्व करेंगे तो -e⁻10t -1 सॉल्व आगे किया तो आपके पास रिज़ल्ट आ गया कि जी ये इससे कैंसिल हो गया, -e⁻10t। तो ये जो है आपने, वैसे हमने पूरा इस तरह कर लिया, लेकिन हम i(t) हमें पता था, और हमने i(1)(t) निकाल लिया था, तो हम KCL से भी निकाल सकते थे, और अब हम उसके हिसाब से वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये वाली प्रॉब्लम्स हमारे पास जो हैं अपेरेंटली थोड़ी लेंथी लगती हैं, लेकिन बेसिक प्रिंसिपल्स को ही अप्लाई करना है यहाँ पे भी। अब ये एक और प्रॉब्लम आ गई, इसको मैं क्विकली करूँगा ताकि आज का लेक्चर जो है ख़त्म हो सके। लास्ट प्रॉब्लम है हमारे पास, इन द सर्किट ऑफ फिगर 6.34 I1 हमारे पास आ गया जनाब 0.66 है, e⁻²t एम्पेयर है। I(0) हमारे पास जो है वो है 1.4 एम्पेयर। तो पहली चीज़ निकाली है I2(0). अच्छा जी, अब I0 हमें पता है, यहाँ से I है तो KCL के हिसाब से सुपर नोड या देख लें आप, तो ये जितना भी इधर आ रहा है उतना ही एग्ज़िट हो रहा होगा, तो ये भी I है, ठीक है। ये जिस भी रेशो से इन दो में डिवाइड हुआ वापस इसने इकट्ठे हो जाने। अच्छा, ये चीज़ हो गई टोटल वोल्टेज का। यहाँ पे आ गया हमारे पास कि जी कितना रह जाता है। पहली चीज़ है I2(0). I हमें पता है, I1 हमें पता है, एंड दैट्स बेसिकली व्हाट वी नो। हमें सिर्फ और सिर्फ ये पता है कि जी I1 हमारे पास कितना है। तो हम इनिशियल कंडीशंस के हिसाब से देखते हैं। I(0) हमारे पास 1.4 है, तो I1(0) हमारे पास क्या होगा। I1(0) के लिए इस रिलेशन में t की जगह 0 प्लेस करते हैं। t की जगह यहाँ पे 0 प्लेस किया, e⁻01 होता है 0.6 एम्पेयर I1(0) आ गया। मतलब इनिशियली देखा है तो 1.4 एम्पेयर इधर से गुजर रहे थे, बिल्कुल जैसे आप समझें कि ये स्टॉप वॉच है t=0 पे। एक स्टॉप वॉच है, आपने ऑन किया है, तो जैसी स्टॉप वॉच ऑन की है उसी टाइम पे अगर आप देखें तो 1.4 एम्पेयर इधर से जा रहे थे, और 0.6 एम्पेयर जो है वो यहाँ से जा रहे हैं, 0.6 एम्पेयर। तो रिमेनिंग कितने रह गए, KCL इधर अप्लाई करते हैं तो 1.4 - 0.6 आपके पास 0.8 एम्पेयर जो है वो यहाँ से फ्लो कर रहा है। तो ये पहला आंसर आपने निकाल लिया। दूसरे में अब वो कह रहा है कि I2(t) निकालें आप,
ठीक है। आई टू ऑफ टी, आई वन ऑफ टी हमारे पास ये हमें पता था, पर सीधा इसने आई टू ऑफ टी ही पूछ लिया। अच्छा जी, इसके लिए क्या करें? इसके लिए हम क्या करते हैं कि आई टू ऑफ टी निकालने के लिए हमें पता है कि जी आई वन जो है, ठीक है, वो जिस वोल्टेज पे है डिपेंड कर रहा है, उसी वोल्टेज के ऊपर ये दूसरे वाला भी डिपेंड कर रहा है। आई, इसको यूं हम कर लेते हैं, V1 इज इक्वल टू एल डी आई वन ओवर डी टी L1 के साथ, और ये क्योंकि एक ही वोल्टेज है बराबर होगा L2 डी आई टू ओवर डी टी के। तो इधर से अगर हमने जो है ये दोनों एक दूसरे के इस तरीके से बराबर हैं, तो दोनों साइड्स के ऊपर हम अगर इंटीग्रेट करें तो ये पहले का रिलेशन आ जाएगा जनाब, इंटीग्रेट करने के ऊपर रिलेशन आ जाएगा L1 आई वन ऑफ टी प्लस आई ज़ीरो आई वन ऑफ ज़ीरो, ठीक है जी, इज़ इक्वल टू L2 आई टू ऑफ टी, ठीक है जी, प्लस आई टू ऑफ ज़ीरो, ये चीज़ आ जाती है। तो आई वन ऑफ टी आई टू ऑफ टी वो चीज़ है जो कि हमने निकालनी है। आई वन ऑफ टी हमें गिवन है 0.6 ई टू माइनस 0.6 ई टू माइनस 2t आई वन था। आई वन ऑफ ज़ीरो हमने निकाला था, आई वन ऑफ ज़ीरो, आई वन ऑफ ज़ीरो था हमारे पास 0.6 के बराबर, ठीक है जी, प्लस 0.6, L2 को अगली तरफ डिवाइड कर देते हैं, L1 पहले था, L1 कितना है 6/3 2 इज इक्वल टू आई टू ऑफ टी प्लस आई टू ऑफ ज़ीरो कितना था 0.8, ठीक है। तो इधर से पूरा ये सॉल्व करके जब हम देखते हैं एक दफ़ा, तो हमें पता चलता है कि जी ये हो जाएगा 1.2 ई टू माइनस 2t, 2 को किया प्लस 1.2 माइनस 0.8 इज इक्वल टू आई टू ऑफ टी, ठीक है जी। तो -0.8, ये 1.2 में से -0.8 करें तो हमारे पास जो है रिज़ल्ट आ जाता है। बेसिकली ये जो कांस्टेंट वाला इसमें काम है ना, वो हम डायरेक्टली भी कंसिडर कर सकते हैं कि क्योंकि हमारे पास इसको t इक्वल टू ज़ीरो के ऊपर जब हम प्लेस करते हैं तो हमारे पास क्या टर्म आनी चाहिए। आई वन के केस में हमारे पास आता है 0.6, ठीक है। तो वो 0.6 लेकिन है कि वो ये इनिशियल कंडीशन से नहीं था, टी को इधर ज़ीरो प्लेस करके सीधे ही वो टर्म आ रही थी, ठीक है। तो ये भी हमें एक उस चीज़ का भी जो है ना ख्याल रखना है। तो ये इसी तरीके से तकरीबन जो है हमारे पास वो टर्म निकलनी है। यहाँ पे हमारे पास था आई टू ऑफ टी और आई ऑफ टी को निकालने का।
अपेरेंटली ये वाला जो तरीक़ाकार है ये कोई इतना ठीक तरीके से नहीं ऑपरेट कर रहा, तो इसकी बजाय बेहतर है कि हम फिर सीधे तरीके से ही आ जाएं, क्योंकि मैंने कोशिश की थी इनडायरेक्टली इसको सॉल्व करने की। तो डायरेक्ट सॉल्व करने का क्या तरीका है कि जी हमारे पास वोल्टेज निकाल लें, V1 इज़ इक्वल टू L1 di ओवर dt। ये था, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, L1 की वैल्यू है हमारे पास 6 हेनरी, मल्टीप्लाई इसको किया di ओवर dt, ये बन गया जनाब -1.2 e टू पावर ऑफ -2t। ठीक है जी, तो ये क्या बन जाता है, डेरिवेटिव उसका लेके सॉरी ये 6 इंटू 0.6 को -2 से करके -1.2। ठीक है, ये इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास रिज़ल्ट आ जाता है, ये तकरीबन 1.2 बराबर है 6 इंटू 6/5 e टू पावर ऑफ -2t, 36/5 e टू पावर ऑफ -2t। ये वोल्टेज आ गई हमारे पास। अब इस वोल्टेज के साथ यही, क्योंकि हमारे पास करंट I2 के लिए भी वही वोल्टेज है, तो I2 को जब हमने निकालना है तो अच्छा, ये V1 ऑफ t से मैं वेरीफाई भी कर सकता हूँ। V1 यहाँ पे हमारे पास ये वाली चीज़ आ रही है 36 -36 e2, अच्छा माइनस का साइन मैं भूल गया था, I1 ओवर, अपेरेंटली इधर कुछ प्रॉब्लम्स हैं इसके अंदर। I1 ऑफ t हमारे पास है 0.6 e2 -2t एम्पेयर। ठीक है, तो 0.6 e2 -2t एम्पेयर का डेरिवेटिव हम लेते हैं, तो ये इन्होंने कुछ ना सॉल्व करते वक्त ना पॉइंट की बजाय ना टर्म्स दूसरी की हुई हैं। तो इंडक्टेंस के केस में I1 के केस में हम देखें तो हमारे पास इंडक्टेंस है 6 हेनरी की, जिसके अक्रॉस जो है ये आ रहा है, और V1 हमने C के अंदर निकालना है 36/5 आता है। तो ये थोड़ा सा मैं कंटिन्यू करूँगा आगे देखने के लिए कि अपेरेंटली तो बुक में कोई प्रॉब्लम लग रही है। ये तो बिल्कुल एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सी जो है ना, एक डिवीज़न और कैलकुलेशन वाला मतलब के पोर्शन था। तो खैर V1 की वैल्यू ये आ गई हमारे पास। ठीक है, I2 ऑफ t को निकालना है, तो I2 ऑफ t निकालने के लिए मैं क्या करूँगा जनाब, 1 ओवर L2 ज़ीरो से लेके t तक, और V1 का रिलेशनशिप इधर लिख दूँगा 36/5 e2 -2 टाउ d टाउ प्लस इसके अंदर हमारे पास I2 ऑफ 0 था 0.8 एम्पेयर। तो L2 की वैल्यू भी बल्कि इधर गिवन है, L2 है 3 हेनरी ओवर 3। तो इस केस में इंटीग्रेट करते हैं, 36/5 था, 36 को बाहर ले जाते हैं, डिवाइड करते हैं 3 पे, तो ये 12 की टर्म हो जाती है, 12/5 रह जाता है। कॉन्स्टेंट्स के हिसाब से देखें ना, तो 12/5 रह जाता है। e2 -2 टाउ को आगे हमने करना था इंटीग्रेट, तो ये वाली जो टर्म है ये हमारे पास क्या रह जाती है, इसकी जगह t प्लेस करेंगे 12/5 e2 -
2t माइनस, इसकी जगह 0 प्लेस करेंगे 1 प्लस 0.8 एम्पेयर इज इक्वल टू 12/5 होता है 2.4। नहीं 2.4 ही होता है, लेकिन इधर ये डिवाइड करते वक्त देखना, इंटीग्रेट करते हुए ये -10 इसने हो जाना है, क्योंकि -2 से डिवाइड भी करना था। डिवाइड इसको कर देते हैं, एंड रिज़ल्ट हमारे पास आता है -1.2 e⁻² -2t, और -1.2 को इससे किया +1.2 प्लस 0.8 टाइम t इक्वल टू 0 के ऊपर ये 0.8 के बराबर था। ठीक है जी, तो उसके बाद जाके हमारे पास ये रिलेशन आया। अच्छा, ये माइनस था, -1.2t e⁻²t i2 ऑफ t। वेरीफाई कर लेते हैं, 12/5 था। अच्छा हाँ, यहाँ पे भी सॉरी, ये e⁻²t/2 ये वाली टर्म रह गई। और इसकी जगह जब हम t और 0 प्लेस करेंगे, 0 प्लेस करने के ऊपर ये चीज़ 1 रह गई, और t प्लेस करने के ऊपर ये इसी तरीके से रही, -1.2 e⁻²t प्लस 1.2, और यहाँ पे हमारे पास ये 0.8 में प्लस के अंदर आ रहा है, जबकि बुक के हिसाब से यहाँ पे जो है नेगेटिव के अंदर आ रहा है। तो ये एक तरह से प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि यहाँ पे जो ये रिलेशन है इसके अंदर i2 ऑफ t का रिलेशन है। अगर हम t की वैल्यू 0 प्लेस करें तो क्या आता है रिज़ल्ट? 0.8। ठीक है, इसमें हम अगर t की जगह 0 प्लेस करें तो क्या रिज़ल्ट आता है? तो यहाँ पे टर्म प्लस है, यहाँ पे टर्म माइनस है। यहाँ पे अपेरेंटली हमने ओरिजिनल के केस में जब डेरिवेटिव लिया था तो हमारे पास जो ये नेगेटिव का साइन था वो यहाँ पे आना था, वो नेगेटिव के साइन से ये प्लस रह जाना था, इसके प्लस रहने से ये प्लस था, ये वाला हिस्सा हमारे पास नेगेटिव था। तो आंसर हमारे पास आ जाता है -0.4 प्लस 1.2 e⁻²t। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है टर्म करेक्ट आ गई फाइनली। ठीक है, जब ये वाली टर्म हमारे पास करेक्ट आ गई है, वोल्टेज की टर्म हमारे पास जो है V1 ऑफ t की टर्म जो है, ये इसका मतलब है -36/5 ही है, जो कि यहाँ पे इन्होंने जो है ना इनकरेक्ट उसको किया, कोई ना कोई एक टर्म से मल्टीप्लाई कर रहे हैं जिसकी सेंस नहीं बनती। ठीक है, यहाँ से हमारे पास पहले का रिलेशन ठीक आ गया। तो उसके बाद जब हमने करंट्स दूसरा टोटल करंट निकालना है तो उसमें हम क्या करेंगे कि जी I1 और इसको, इन दोनों को ऐड कर देंगे I निकालने के लिए। जब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये 0.6 के बाद जो है ये 1.8 हो जाएगा, बाकी टर्म उसी तरीके से रहेगी। ठीक है, ये वाला आपके पास रिज़ल्ट आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि ये -36/5 आपके पास जो है V1 की वैल्यू थी। तो जब टोटल करंट आपके पास आ गया है, इस टोटल करंट से आप ओवरऑल वोल्टेज निकाल सकते हैं। तो वो आपके पास क्या आएगी? V इज़ इक्वल टू L इक्वेवलेंट di/dt के बराबर है। ठीक है, अब L इक्वेवलेंट अगर हम यहाँ से देखते हैं तो ये हमारे पास 2 हेनरी प्लस 8 10 हेनरी हो गया, मल्टीप्लाइड बाय di/dt। इसके अंदर जो है हमारे पास जो करंट का डेरिवेटिव अगर हम लेते हैं तो ये हमारे पास करंट का डेरिवेटिव जब हम लेते हैं तो ये हमारे पास रह जाता है 1
10 के साथ आगे हम इसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि ये वाली टर्म ज़ीरो हो जाएगी। -2 को इससे मल्टीप्लाई किया, -3.6 इंटू -3.6 इंटू e⁻²t। ठीक है जी। तो L इक्विवेलेंट 10 से जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा -36 e⁻²t। ठीक है। तो ये -36 वाली जो टर्म है ये हमारे पास आ जाती है v ऑफ t की, जो कि यहाँ पे जाके, तो ये कुछ ना इन्होंने टर्म्स को लिखने में ये आगे पीछे जो है ना उस हिसाब से मिस्टेक की हुई है, क्योंकि इसी रिलेशन के हिसाब से निकालें हम तो हमारे पास जो है ना आंसर्स थोड़े डिफरेंट आते हैं। तो ये v ऑफ t की टर्म हमारे पास ये इस तरह से आ गई। v1 की टर्म्स हमने निकाली हुई थी -36/5 e⁻²t। तो जब आप अगर -36 में से ये वाली टर्म को अगर सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो आपके पास रिमेनिंग आ जाएगी। अच्छा, ये गलत है। इसको निकालने का एक और भी जो क्लियर इंडिकेशन है वो ये है कि V जो टोटल वोल्टेज है आपके पास वो होनी चाहिए बाकी दो के सम के बराबर। ठीक है। तो अगर 36 वोल्ट टोटल है तो 7.2 में 28 अगर आप ऐड करें तो 36 आपके पास जो है आ जाता है इसमें भी रिजल्ट। ओके, लेट्स सी। 36/5 आई थिंक इज इक्वल टू 7.2, ये आता है रिजल्ट, -7.2 e⁻²t। ये हमारे पास यहाँ पे आ गया, ये था v1 ऑफ t। मतलब कि हमने सही निकाला था, वो टर्म इधर थी बस। -36 e⁻²t v आ गया। तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके जब आप रिमेनिंग निकालेंगे तो -28.8 e⁻²t जो है आपके पास v2 की वैल्यू आ जाएगी। तो ओवरऑल ये प्रॉब्लम हो गई। सॉल्व करने में इसके थोड़ा इशू इसलिए आया है कि इन्होंने जो ऑर्डर है इसका गलत लिखा है, जिसकी वजह से जो है ना कन्फ्यूजन रही है। लेकिन मेथड और सारा कुछ हमारा जो है वो सही था। तो यहाँ पे जो है ये इंडक्टर्स वाला पोर्शन हम ख़त्म करते हैं और आगे इससे रिलेटेड जो है हम नेक्स्ट जो है हम लोग जो है सोर्स फ्री जो है आरसी सर्किट को सॉल्व करेंगे।